Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, है ना। मित्र हैं या फ्रेंड, ठीक है, मित्र और फ्रेंड यानी बोलेंगे मित्र और फ्रेंड, ये चैप्टर चल रहा था या बोल सकते हैं ये टॉपिक चल रहा था। ओके, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं ये पढ़ा था, कहाँ रहते हैं ये पढ़ा था, और उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यानी मेनली कितने टाइप में उनको क्लासिफाई किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसके बारे में पढ़ा था। जितना क्लास 8 एनसीईआरटी में दे रखा है उससे एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उतना तो पक्का ही पढ़ना है, ठीक है, उसमें बिल्कुल माइनस नहीं करना है, थोड़ा ऐड कर लो तो चलेगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, वायरस की अगर बात करें तो वायरस क्या है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है, तो आपके माइंड में आया होगा या आना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनको जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वहाँ क्यों नहीं रखा गया, इनको अलग क्यों रखा गया है ना, वहाँ क्यों नहीं बताया, आपने अलग से क्यों बता रही हो, तो उसका कारण है, वही समझते हैं। देखिए, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन इनको जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनसे अलग किया गया है। उसका कारण ये है कि इनमें कोई भी सेल नहीं प्रेजेंट होती, कोई भी कोशिका नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें पार्टिकल भी बोला जाता है, कण भी बोला जाता है। सो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि इनमें कोई भी सेल नहीं प्रेजेंट होती, है ना, इसलिए इनको क्या बोला गया है, पार्टिकल बोला गया, और इसीलिए इनको जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके अंतर्गत नहीं रखा गया, उनसे इनको अलग कर दिया गया है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये अपना जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपने खुद को जीवित रखने के लिए तभी ये जीवित रहेंगे जब किसी और बॉडी में ये प्रवेश करेंगे। बॉडी से अगर बाहर रहेंगे तो ये नॉन लिविंग रहेंगे, और जब किसी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। यानी इनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है ना। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इनमें कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनको कोई भी सेल हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन की, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो, कोई पर्टिकुलर एक सेल भी हो सकती है जैसे बैक्टीरिया मान लेते हैं, है ना, और कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जैसे प्लांट या एनिमल कोई भी, ठीक है, प्लांट या एनिमल कोई भी। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भिन्न है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनसे भिन्न है। उसका कारण क्या है कि ये अकोशिकी हैं। अकोशिकी का मतलब ये है कि इनमें सेल नहीं प्रेजेंट होती, है ना। अकोशिकी का मतलब है यहाँ पे इनमें सेल नहीं प्रेजेंट होती। उसके बाद क्या है, परपोषी में ही केवल ये गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, उसका मतलब हुआ कि जीवाणु कोई भी सेल या फिर प्लांट या फिर एनिमल, है ना, कोई भी सेल, पर्टिकुलर एक सेल भी हो सकती है और कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, तो उनकी सेल में ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, आप खुद जीवित रहते हैं। और जब किसी बॉडी से या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जब उससे अलग रहते हैं, फिर उसमें नहीं रहते, मतलब उससे बाहर रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, है ना। उसके बाद आगे मैंने लिखा है, इसमें प्रॉपर सेल ना होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, आंशिक सजीव, पार्शली लिविंग और पार्शली नॉन लिविंग बोलते हैं। आंशिक सजीव और आंशिक क्या बोल सकते हैं, निर्जीव बोलते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर। ये चीज़ समझ में आए कि ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन इनको अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे भिन्न अलग रखा गया। उसका कारण क्या है, इनमें कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती। दूसरी चीज़ क्या है, ये अपने आप को जीवित रखने के लिए इनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसे ये जीवित नहीं रहते, ये मृत रहते हैं, और इन्हें कहा क्या जाता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ये बने किस चीज़ के होते हैं, तो जो वायरस होते हैं प्रोटीन, मेनली
प्रोटीन और किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो इनका होता है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, है ना, दोनों नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब आगे न्यूक्लिक एसिड की बात आई तो देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे ये बोला गया, ये नाम दिया गया, ये इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जब डीएनए या आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो जब विदाउट मेम्ब्रेन होता है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, जो न्यूक्लियस होता है इस टाइप का, है ना, ये न्यूक्लियस है ना, ये बाहर की तरफ पोरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, छिद्रयुक्त ये बाहर की तरफ एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक की झिल्ली कहा जाता है। और उसके अंदर डीएनए पाया जाता था ना, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी तो उस डीएनए को वहाँ पर क्या कहा जाएगा, या फिर उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वायरस है यहाँ पर भी जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके बाहर की तरफ अगर बात करें तो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं और जीनोम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो ये मैंने सिंपली बनाया है, सिर्फ स्ट्रक्चर ज़्यादा वो सब बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी उसी को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया। देखिए बाहर की तरफ प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है यानी हेड है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें बाहर की तरफ इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली दिखा रहे हैं, जो मैंने लिखा है उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें देखिए जो बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोला जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और अंदर की तरफ ये जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, दोनों कभी नहीं होते। सो ये क्या है, ये जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर हुआ। ओके, सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखना है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ से बना होता है, बस इतना देखना है किस चीज़ से बना होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते। अब आगे बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में इंटर कैसे करता है। तो देखिए हमने ये बताया कि जो वायरस होता है ना उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसके बाहर की तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, है ना। तो वही चीज़ देख रहे हैं, यहाँ देखो ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बॉडी के अंदर इंटर कैसे करता है। देखिए ये हुआ कोई भी वायरस, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके बाहर की तरफ इन्वेलप प्रेजेंट होता है, यानी कि इसी के ऐसे बाहर की तरफ मैं ऐसे बनाऊंगी एक खोल टाइप का बनाऊंगी, जिसे क्या बोलेंगे, इन्वेलप बोलेंगे। और इसी में ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे इस टाइप के प्रोजेक्शन लगे होते हैं जिनको क्या बोलेंगे, ये जो प्रोजेक्शन लगे होते हैं ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ में, इस टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ही होते हैं, मेनली जो होते हैं बस जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो वो वायरस होता है बॉडी में एंटर कैसे करता है ना। तो ये मैंने वायरस बनाया, ठीक है। ये कोई भी वायरस मान लीजिए, कोई भी क्या है वायरस है, और ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है अंदर, है ना, जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। और ये किसका वायरस है, ये जो वायरस का डीएनए है, ठीक है। ये किसका डीएनए है, तो वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है ना। और यहाँ पर हम बना रहे हैं, कोई भी सेल बना लेते हैं, ह्यूमन सेल, ठीक है। ये मैं ह्यूमन सेल बना रही हूँ, जिसमें जो डीएनए होता है वो किससे कवर्ड होता है, तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। भैया हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डीएनए होता है, अपना डीएनए जो होता है उसको हम बाहर से बढ़िया छुपा के रखते हैं, अंदर, है ना, सेल से कवर्ड रखते हैं। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, ये ह्यूमन सेल का डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन सेल का डीएनए है। अब देखिए क्या करता है, ये जो वायरस है ये क्या करता है, बाहर से आके हमारी सेल से क्या होता है, अब ये जो ये इसका डीएनए है ना, ये आके पहले क्या करेगा, हमारी सेल से चिपक जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, ये चिपक जाएगा आके, ये हमारी सेल में आके क्या करेगा, ये चिपक जाएगा,
है ना। चिपकने के बाद क्या करेगा जी, जो अपना ये DNA है ना उसको इंटर कर देगा। तो इसका DNA क्या करेगा, ये बाहर से आकर हमारी जो सेल है उसमें क्या करेगा, चिपक जाएगा, है ना। अब चिपक जाएगा, उसके बाद अपने जो ये इसका जो DNA है ना, ये DNA बना रही हूँ वायरस का, है ना। ये DNA क्या करेगा, हमारी सेल के अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा, जब ये हमारे सेल के अंदर आ गया, ये इससे चिपकेगा, फिर अपने DNA को क्या करेगा, हमारी जो सेल है उसके अंदर करेगा, है ना। फिर उसके आगे देखिए प्रोसेस क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, यही जो ये वायरस का DNA है ना, ये क्या करेगा, अब हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करके क्रॉस करेगा और कहाँ जाएगा, हमारे DNA से जुड़ जाता है। तो आगे हम यही बनाने वाले हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से ये इंटर कर जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये हमारा DNA था, ये क्या था, हमारा DNA है ना। और ये जब इससे इंटर करेगा, जो ये है ये इसमें क्या करेगा, इंटर करके हमारे DNA से ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। और जुड़ने के बाद क्या करता है, जो हमारा DNA अपने हिसाब से काम कर रहा था ना, अब ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, ये पागल हो जाएगा जब इससे अटैच्ड हो जाएगा। इसका DNA, वायरस का DNA जब इससे अटैच्ड हो जाएगा हमारे DNA से, तो ये पागल हो जाएगा, है ना। ये अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं करेगा। अब ये वायरस क्या करेगा, जो हम कहेंगे वही करो, तो ये क्या करेगा, फटाफट अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस प्रकार जो वायरस है हमारी बॉडी में इंटर करता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हमने। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये हुआ वायरस का स्ट्रक्चर, इसमें जितना याद करने लायक था उतना बताया। आगे बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से याद रखना, है ना। कौन कौन से रोग है, जुकाम हो गया, जनरली जो खांसी आती है ना वो भी हो गया, जुकाम हो गया, है ना। अब आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी बोला जाता है। तो इन्फ्लुएंजा भी किससे होता है, तो वायरस से होता है ना। आगे बात करते हैं पोलियो हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस। ये इतने नाम जो है वो NCERT में रखे, इसलिए अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इनको अच्छे से दिमाग में रखना, है ना। कौन कौन से, जुकाम हो गया, जो जनरली खांसी आती है वो, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस, और भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना जेनेटिक मटेरियल, है ना, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मुख्यतः 4 टाइप का होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये NCERT क्लास 8 में नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिखा है एज अ नॉलेज, ठीक है। सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप इसको रख सकते हैं। और भी एग्जाम जो है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट में ये नहीं पूछा जाएगा। देखिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर वायरस में, वो मेनली 4 टाइप का होता है। वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, पहला है dsDNA, दूसरा है ssDNA, तीसरा है dsRNA, चौथा है ssRNA। अब यहाँ पे DS और SS ये सब क्या है, RNA DNA तो समझ में आ रहा। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो DS का मतलब यहाँ पर है डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। DS मतलब, D मतलब डबल और S मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है ना, वो चीज़, वही चीज़ है यहाँ पर। तो डबल स्टैंडर्ड DNA एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हेपेटाइटिस B वायरस में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और दूसरा है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरियोफेज में। फिर डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA किस में प्रेजेंट होता है, तो रियो वायरस में प्रेजेंट होता है। और ssRNA जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो टोबैको मोज़ैक वायरस, TME का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। और कोविड-19 जो था उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये इतने क्या हुए, ये जेनेटिक मटेरियल है, मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, पहले डबल दोहरी संरचना वाला, फिर उसके बाद सिंगल संरचना वाला, उसके बाद दोहरी संरचना वाला RNA, और सिंगल संरचना वाला क्या, RNA। तो इनके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको याद रख लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था वायरस से रिलेटेड, इतना ही हमें पढ़ना है सिर्फ। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं वायरस से रिलेटेड, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं जितना अभी पढ़ा है हम लोगों ने। सबसे पहले क्या है, जो ये वायरस है ये क्या है, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अदर से ये भिन्न है। उसका रीज़न क्या है, तो इसमें कोई भी सेल नहीं प्रेजेंट होती। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, है ना।
होस्ट सेल दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, है ना। ये जीवित तभी रहेंगे जब होस्ट सेल में एंटर करेंगे, यानी कि इनको जीवित रहने के लिए किसी न किसी सेल की आवश्यकता पड़ती है। वो पर्टिकुलर एक सेल भी हो सकती है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है ना। और इसमें कोई सेल ना प्रेजेंट होने के कारण इन्हें पार्टिकल भी बोला जाता है, कण भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। बाहर की तरफ एक प्रोटीन से बना हुआ कोट प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सिड भी बोला जाता है ना, जो कि किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अंदर ये डीएनए होता है जो कि बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, जीनोम भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और उसके बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है और बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है और टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी और कोविड-19 जो था उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट था, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग की बात करें तो जनरली खांसी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसे फ्लू भी बोला जाता है, पोलियो हो गया, खसरा जिसे चेचक कहा जाता है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, इतना याद रखना है। ये था वायरस से रिलेटेड क्लास। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेंड्स किस तरीके से है ना, उसके बाद कैसे शत्रु हैं हमारे, कैसे शत्रु हो गए और कैसे हमारे मित्र हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये वायरस वाला जितना सारा पार्ट था वो कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आगे जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।